नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत की भूगोल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम भारत की वनस्पति को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। दोस्तों, इस पाठ से हर जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पाठ के बाद में हम जो 2019 के अनुसार जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है वो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होगी। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पार्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बात करते हैं भारत में वनों के प्रकारों की। तो पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सबसे पहले इनके नाम से ही प्रतीत होता है सदाबहार वन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके जो वृक्ष हैं वो पूरे वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, पूरे वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। अगली बात करें तो जिन क्षेत्रों में 22 डिग्री सेल्सियस के लगभग तापमान होता है, सेल्सियस के लगभग तापमान होता है, उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके अलावा 200 सेंटीमीटर से अधिक क्या होनी चाहिए, वर्षा। यानी जिन क्षेत्रों में 22 डिग्री सेल्सियस के लगभग तापमान और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और बात करें तो यह जो वन है इनके अंतर्गत जो वृक्ष होते हैं उनकी जो ऊंचाई है लगभग 45 से लेकर के 60 मीटर के लगभग होती है। यानी 45 से 60 मीटर ऊंचे वृक्ष होते हैं या वृक्ष पाए जाते हैं। यदि इसके अंतर्गत मुख्य वृक्षों की बात करें तो मुख्य वृक्षों में ताड़ है, ताड़ के अलावा महोगनी है, महोगनी के अलावा नारियल है, नारियल, इसके अलावा एबोनी है, एबोनी के अलावा है आबनुस है, आबनुस आदि मुख्य वृक्ष हैं। तो दोस्तों, कभी कभार प्रतियोगी परीक्षाओं में इन वृक्षों के बारे में भी पूछ लेता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के अंतर्गत वृक्षों का कौन सा प्रकार है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है वो भारत में मुख्य रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा के अलावा मणिपुर, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके अलावा पश्चिमी जो घाट है, पश्चिमी घाट, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। तो क्षेत्रों के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है। असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, अंडमान निकोबार है, पश्चिमी घाट है, इसके अलावा अरुणाचल जो प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, इस अरुणाचल प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। दोस्तों, यदि इन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं की बात करें तो वन कैसे होते हैं, सघन होते हैं, घने या सघन भी बोलते हैं। इसके अलावा इनकी लकड़ी कैसी होती है, कठोर होने के कारण यह उद्योगों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और बात करें, यहाँ पर कई प्रकार के वनों की प्रजातियां पाई जाती है। यानी कई वृक्षों की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, वृक्षों की कई प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। दोस्तों, इन वनों का सीमित महत्व है, तो ये था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब चलते हैं अगले प्रकार की तरफ। अगला प्रकार है मानसूनी वन। अब बात करते हैं मानसूनी वनों की। तो जो मानसूनी वन है इन्हें क्या बोला जाता है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन। इनका दूसरा नाम क्या है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन भी कहा जाता है। जिन क्षेत्रों में 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है उनमें मानसूनी वन पाए जाते हैं। ये जो वन है गर्मी प्रारंभ होते ही जो पत्तियां हैं उन पत्तियों को गिरा देते हैं, इसीलिए इन्हें पतझड़ी वन कहा जाता है। बात करें और इन मानसूनी वनों की, तो जो मानसूनी वन है इनके अंतर्गत मुख्य रूप से साल है, सागौन है, इनके बारे में पूछा जा चुका है। साल, सागौन,
शीशम के बारे में भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा चंदन है, आम है, शाखू है। ये कुछ वृक्ष हैं जो मानसूनी वन या उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वनों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, इन वनों का भारत में विस्तार की बात करें, कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है, तो सबसे पहले हिमालय का जो दक्षिणी हिस्सा है, हिमालय का दक्षिणी हिस्से में। इसके अलावा मध्य प्रदेश है, एमपी है, एमपी के अलावा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के अलावा कर्नाटक है, कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र के अलावा तमिलनाडु और साथ में पश्चिमी जो घाट है, पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल है, पूर्वी ढाल में। इसके अलावा बात करें तो यह उड़ीसा है, पश्चिमी बंगाल, झारखंड आदि राज्यों में पाए जाते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, मानसूनी वनों का विस्तार भारत में कौन कौन से क्षेत्रों में है, तो हिमालय का दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, पश्चिमी घाट के जो पूर्वी ढाल है, पूर्वी ढालों पर उड़ीसा है, पश्चिमी बंगाल है। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पतझड़ी या मानसूनी वन पाए जाते हैं। और बात करें इन मानसूनी वनों की, तो इन वनों की जो लकड़ी है वो कैसी होती है, मुलायम और मजबूत लकड़ी होती है। और बात करें, यह जो वन है, इनके जो वृक्ष हैं कम लंबे होते हैं, लंबाई क्या होती है, कम। हमने इससे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में पढ़ा, उनके वृक्षों की लंबाई कितनी थी, 45 से 60, और उसकी तुलना में इनकी जो लंबाई है वो कम होती है। और साथ में समान प्रकार के क्षेत्रीय वृक्ष होते हैं, और बात करें, इनकी जो लकड़ी है वो व्यावसायिक महत्व की है। लकड़ी किस महत्व की है, व्यावसायिक महत्व की। चलते हैं वनों के अगले प्रकार की तरफ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की बात करें तो यह मुख्य रूप से जो शुष्क मैदानी भाग है, शुष्क मैदानी भागों में। और बात करें, घास के मैदान पाए जाते हैं, यानी शुष्क जो मैदानी भाग है उनमें घास के मुख्य मैदान पाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है, उनमें मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। और बात करें, यहाँ वर्षा ऋतु में लंबी घास उग जाती है। वर्षा ऋतु जब प्रारंभ होती है, वर्षा ऋतु में लंबी जो घास है, लंबी घास है वो उग जाती है। और बात करें, यह जो वन है यह मुख्य रूप से कर्नाटक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश है, और छत्तीसगढ़, एमपी और छत्तीसगढ़ का जो पठारी क्षेत्र है उनमें मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। इनकी विशेषता क्या है, वर्षा ऋतु में यहाँ लंबी घास उग जाती है, और यह जो वन है वो मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, एमपी और छत्तीसगढ़ के पठारी भागों में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रकार की तरफ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला है शुष्क मरुस्थलीय वन। शुष्क मरुस्थलीय वनों की बात करें, इस प्रकार के जो वन है वो मुख्य रूप से, एक नाम और रह गया, शुष्क मरुस्थलीय जो वन है इन्हें किस नाम से जाना जाता है, कांटेदार वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इन कांटेदार वनस्पतियों की। तो जिन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में शुष्क मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। और बात करें, शुष्क क्षेत्रों में होने के कारण इन जो वृक्ष हैं, इन वृक्षों में कांटे पाए जाते हैं। ये कांटे क्यों पाए जाते हैं, पशुओं से बचने के लिए, और जो वाष्पीकरण है,
वाष्पीकरण की समस्या से बचने के लिए इन वृक्षों में लंबे लंबे कांटे पाए जाते हैं। और साथ में छोटे छोटे वृक्ष होते हैं। वृक्ष कैसे हैं? छोटे वृक्ष। और छोटे वृक्षों के अलावा कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। और विशेषताओं की बात करें तो इनकी जो छाल है, छाल होती है मोटी, छाल मोटी, और पत्तियां हैं, पत्तियों के साथ कांटे पाए जाते हैं। पत्तियों के साथ क्या पाए जाते हैं दोस्तों? कांटे पाए जाते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि पत्तियों के साथ जो कांटे हैं वो कौन से वनों के अंतर्गत पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या था? शुष्क मरुस्थलीय या कांटेदार वनस्पति। अब बात करें मुख्य वृक्षों की तो बबूल है, बबूल। इसके अलावा खजूर है, खजूर। खजूर के अलावा नागफनी है, नागफनी के अलावा खेजड़ा है, खेजड़ा के अलावा रीठा है, केर है, बैर है, आंवला है। यह कुछ मुख्य वृक्ष हैं जो इस शुष्क मरुस्थलीय वनों के अंतर्गत आते हैं। यदि इन वनों की विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता है कांटे पाए जाते हैं या कांटेदार होते हैं। दूसरी विशेषता है इनकी लकड़ी का उपयोग है केवल किसके लिए किया जाता है? मात्र ईंधन के उपयोग के लिए लकड़ी काम में आती है। और बात करें खजूर, खजूर, रोहिड़ा और जो बबूल है, रोहिड़ा और जो बबूल के वृक्ष हैं, यह जो वृक्ष हैं वो मानव के लिए उपयोगी है। चलते हैं अगले प्रकार की तरफ। अगला प्रकार है डेल्टाई वन। अब बात करते हैं डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों की। तो यह जो वन है वो मुख्य रूप से नदियों का जो डेल्टा होता है या डेल्टाई क्षेत्र होता है उनमें पाए जाते हैं। और बात करें यह जो डेल्टाई भूमि होती है वो कैसी होती है? समतल भूमि। कैसी होगी? समतल तथा नीची है। समतल भी है और नीची होती है। इसके कारण जो समुद्र का खारा जल है वो इसमें क्या हो जाता है? प्रविष्ट हो जाता है। अतः इन भागों में सदाबहार के ज्वारीय वन मिलते हैं। कैसे वन हो गए ये? ज्वारीय वन। ज्वारीय वन क्यों हुए? डेल्टाई क्षेत्र होता है। डेल्टाई क्षेत्रों की जो समतल भूमि होती है वो नीची होती है। समुद्रों का जो खारा जल है वो यहाँ पहुँच जाता है और इसी के कारण ज्वारीय जो वनस्पति है उसकी उत्पत्ति होती है। यह जो वृक्ष हैं डेल्टाई वनों के अंतर्गत जो वृक्ष हैं इनकी लकड़ी कैसी होती है? कठोर। लकड़ी कठोर और जो छाल है वो क्षारीय प्रकार की होती है। छाल कैसी है दोस्तों? क्षारीय प्रकार की। ये जो छाल है, इस छाल क्षारीय प्रकार की जो छाल है इसका उपयोग है चमड़ा पकाने और रंगने के लिए। चमड़ा पकाने और रंगने के काम आती है, रंगने के काम। तो ये भी ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। छाल जो क्षारीय छाल है वो प्रकार कैसा है? क्षारीय प्रकार का। और इसका उपयोग किस लिए होता है? चमड़े को पकाने के लिए और रंगने के काम के लिए। मुख्य वृक्षों की बात करें तो मुख्य जो वृक्ष हैं उनमें मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोवा वनस्पति। इसके अलावा सुंदरी के वृक्ष हैं, सुंदरी हैं, गोरने हैं, गोरने के अलावा ताड़ है, ताड़ के अलावा केसुरीना है, इसके अलावा नीपा है। यह कुछ जो वृक्ष हैं वो डेल्टाई वनों के अंतर्गत आते हैं। बात करें यह भारत में ये जो वन है मुख्य रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र, महानदी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, कावेरी नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में डेल्टाई वन पाए जाते हैं। अब इनकी विशेषताओं की बात करें तो ये इनकी मुख्य विशेषता क्या है? दलदली क्षेत्र के सदाबहार वन है। ये कैसे हैं? दलदली क्षेत्र के सदाबहार वन है, सदाबहार वन है। दूसरी विशेषता की बात करें तो इनकी लकड़ी कैसी होती है? कठोर। और इसकी जो छाल है वो होती है क्षारीय प्रकार की। और क्षारीय प्रकार से क्या काम आता है? भी हमने पढ़ा है, चमड़े को पकाने और रंगने के लिए। यह वन है वो दुर्गम वन है। इनका सीमित उपयोग है।
सीमित उपयोग है। भारत में इन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? सुंदरवन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में डेल्टाई वनों को किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवनों के नाम से। चलते हैं अगले प्रकार की तरफ। अगला प्रकार है पर्वतीय वन। अब बात करते हैं पर्वतीय वनों की। पर्वतीय जो वन है, यह वन हिमालय पर्वत के जो क्षेत्र हैं, हिमालयी जो क्षेत्र हैं उसमें पाए जाते हैं। और बात करें, यह हिमालय के लगभग 1500 मीटर ऊंचाई तक सदाबहार व पतझड़ी वन है। सदाबहार भी है और पतझड़ी वन भी है, यानी गर्मियों में अपनी पत्तियों को त्याग देते हैं। और बात करें तो मुख्य रूप से इन ऊंचाई वाले पेड़ों की बात करें तो उनमें है ओक है, इसके अलावा देवदार, बर्च और मेपल वन है। और बात करें, यह जो वन है वो दक्षिणी पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं। प्रायद्वीपीय जो भारत है उसके 3 भागों में पाए जाते हैं। सबसे पहले पश्चिमी घाट पर्वत जो माला है वहाँ पर, इसके अलावा विंध्याचल और नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है उनमें पर्वतीय वन पाए जाते हैं। इन वनों की विशेषता क्या है? विशेषताओं की बात करें तो ऊंचाई के अनुसार, पहली विशेषता क्या है? ऊंचाई के अनुसार वृक्षों की जो श्रेणियां हैं वो बदल जाती है। वृक्षों की श्रेणियां बदल जाती है या अलग अलग प्रकार की प्रजातियों के वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता क्या है? पर्वतीय वनों की दूसरी विशेषता है इनकी जो लकड़ी है वो विशेष उपयोगी और मूल्यवान है। विशेष उपयोगी लकड़ी है और मूल्यवान है। और बात करें पर्वतीय वनों की तो यह जो वन है वो नीचे सदाबहार, नीचे वन कैसे हैं? सदाबहार, बीच में शीतोष्ण, बीच में कैसे हैं? शीतोष्ण। और ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। ये 3 मुख्य विशेषता है। नीचे सदाबहार वन पाए जाएंगे, बीच में शीतोष्ण वन पाए जाएंगे और ऊंचाई के ऊपर कोणधारी वन पाए जाते हैं। अगली विशेषता की बात करें तो अगली जो विशेषता है, इनका विदोहन कठिन है। विदोहन कठिन है। क्यों है कठिन? क्योंकि ये दुर्गम क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है। और इन वृक्षों से दवा है, जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी, इसके अलावा कच्चे माल, कच्चा जो माल है, कच्चा माल प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों यह थे भारत में वनों के मुख्य प्रकार। अब आगे और बात कर लेते हैं। तो वैधानिक दृष्टि से जो वर्गीकरण किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है? पहला प्रकार है आरक्षित वन। पहला प्रकार कौन सा है? आरक्षित वन। सबसे पहले बात करते हैं आरक्षित वन की। आरक्षित जो वन है यहाँ पर लकड़ी काटने और पशु चराई, लकड़ी और साथ में पशु चराई प्रतिबंधित होती है। अर्थात ये वन किसके अंतर्गत आते हैं? सरकार के अंतर्गत, यानी सरकार के अधीन ये वन है। 2019 की रिपोर्ट की बात करें, वन रिपोर्ट 2019 वन रिपोर्ट के अनुसार आरक्षित जो वन है वो लगभग कितने हैं? 43, 48, 53, यानी 43, 48, 53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ये वन पाए जाते हैं। अगला प्रकार है रक्षित वन। दूसरा प्रकार कौन सा है? रक्षित वन। अब बात करते हैं रक्षित वनों की। जो रक्षित वन है यहाँ पर सीमित मात्रा में वन विभाग की अनुमति से जो सूखी लकड़ी है, सूखी लकड़ी की कटाई और साथ में
पशुओं जो चारण है, पशु चारण है, इसकी सुविधा उपलब्ध होती है। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो यह जो वन है वो लगभग कितने हैं, 21,89,24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले हुए हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछ ले 2019 की रिपोर्ट के अनुसार रक्षित वन है वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, तो 21,89,24 वर्ग किलोमीटर पर। चलते हैं अगले प्रकार की तरफ। अगला प्रकार है अवर्गीकृत वन। अब बात करते हैं अवर्गीकृत वनों की। तो यह जो प्रकार है ये निम्न श्रेणी का छितरा हुआ भाग है, निम्न श्रेणी का भाग है। अब बात करें यहां पर पशु चराई और साथ में वनों की जो लकड़ी कटाई है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। और 2019 की रिपोर्ट के अनुसार यह जो वन क्षेत्र है वो लगभग कितना है, 76, 74, 19 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं वनों का जो प्रशासनिक वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो पहला प्रकार है राजकीय वन। पहला प्रकार कौन सा है, राजकीय वन। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राजकीय जो वन है इन पर मुख्य रूप से भारत सरकार का नियंत्रण होता है, यानी सरकार का पूरी तरह से क्या होगा, नियंत्रण होगा, सरकार का नियंत्रण होगा। और बात करें भारत में लगभग 95% जो वन है वो इसी राजकीय वनों के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें अगले प्रकार की। अगला प्रकार है सामुदायिक वन। इस सामुदायिक वनों को वाणिज्यिक वन भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है, वाणिज्यिक वन भी कहा जाता है। और यह भारत में लगभग 3% इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यानी राजकीय वन कितने आ गए, 95%। सामुदायिक या वाणिज्यिक कितने आ गए, 3%। तो टोटल कितना हो गया, 98%। चलते हैं अगले प्रकार की तरफ। अगला प्रकार है व्यक्तिगत वन। व्यक्तिगत जो वन है यह व्यक्तिगत वन 2% है। सबसे पहले राजकीय कितना, 95%। इसके बाद में सामुदायिक या वाणिज्यिक कितना आ गया, 3%। और व्यक्तिगत कितना आ गया, 2%। और टोटल कितना हो गया, 100%। यह जो वन है व्यक्तिगत वन ये 2% इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और यह व्यक्तिगत स्तर पर लगाए जाते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर लगाए जाते हैं।